Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश की किताब लगती है फ्लेमिंगो, उसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। और लोस्ट स्प्रिंग को लिखने वाले हैं अनीश जंग। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझते हैं। चलिए, इस लोस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसमें बेसिकली 2 चैप्टर है, तो आज जो उसमें जो है पहला चैप्टर हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। समटाइम्स आई फाउंड और इन द गार्बेज। देखिए, यही हेडिंग है पहली कहानी का। इसमें 2 कहानियां हैं, एक कहानी जो है साहिब आलम की है और एक कहानी मुकेश की है। तो फिलहाल हम साहिब आलम की कहानी जो है देखने जा रहे हैं और उसका टाइटल क्या है कि समटाइम्स आई फाइंड औरुपी इन द गार्बेज। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा। तो कहने का मतलब कि कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, मैं पा जाता हूँ औरुपी माने 1 रुपया, इन द गार्बेज मतलब कचरे के ढेर से, यानी कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर से 1 रुपया मिल जाता है। इस तरह की जो है इस जो है कहानी का टाइटल है। चलिए कहानी शुरू करते हैं, देखते हैं अनीश जंग किस तरह का अनुभव इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहती हैं। शुरू करते हैं। वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती थी। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, जो कि गोल्ड ढूंढा करता था, यानी कि कुछ कीमती चीजें ढूंढा करता था। इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि जो गार्बेज का ढेर लगा रहता था, उस गार्बेज के ढेर से कुछ वैल्यूएबल चीजें जो है वह ढूंढा करता था। उस साहेब से लेखिका पूछ रही है कि वाई डू यू डू दिस? तुम ये सब काम क्यों करते हो? कह रहे हैं कि ऑफ माई नेबरहुड, नेबरहुड माने आस पड़ोस, यानी कि आस पड़ोस में जो गार्बेज का डंप लगा रहता है, गार्बेज का जो ढेर लगा रहता था, उस ढेर में जो है एक साहेब नाम का लड़का था। वो जो है कुछ सोना ढूंढा करता था। सोना ढूंढने का मतलब कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढता था, कुछ कीमती चीजें, ऐसी चीज जो उसके दैनिक जीवन में काम आ सके, ऐसी चीजें जो है वो ढूंढा करता था। और ये गार्बेज डंप जो कूड़ा कचरा का ढेर है वो इसी के पड़ोस में रहता था, यानी कि जो हमारी लेखिका हैं अनीश जंग, उन्हीं के पड़ोस में जो है गार्बेज डंप था और उसी गार्बेज डंप में साहेब नाम का लड़का जो है चीजों को ढूंढा करता था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब जो है अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ चुका था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे मैदान में जो है स्थित था, यानी कि जो घर साहेब छोड़ा था वो घर जो है ढाका के हरे भरे मैदान में जो है स्थित था। अब ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि अब उसका घर जो है उसकी यादाश्त में कहीं दूर तक नजर नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि साहेब जो है अपने घर के बारे में पूरी तरह से भूल चुका है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, यानी कि बहुत सारे तूफान आते थे जो उसके घर के साथ साथ उसके खेतों को भी नष्ट कर देते थे, उड़ा ले जाते थे। स्वेप्ट अवे मतलब नष्ट कर देते थे। तो कहने का मतलब है कि ढाका में उसका जो है घर जो है हरे भरे मैदानों के बीच स्थित था, और हरे भरे मैदानों के बीच स्थित था, तूफान आया करते थे और उस तूफान में उसका जो है घर के साथ साथ जो उसका खेत होता था, सब खेत भी नष्ट हो जाता था। हिज मदर टेल्स हिम, ये बातें उसकी मदर जो है उसको बताया करती थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वो घर जो है छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, यानी कि बड़े शहर में गोल्ड की तलाश में। गोल्ड गोल्ड का मतलब यहाँ सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब है कि अच्छे जीवन की तलाश में। वेयर ही नाउ लिव, जहां वो अब रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे पूरे के पूरे पैराग्राफ को हम एक बार में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि साहेब आलम, साहेब नाम का एक लड़का है
और साहब नाम के लड़के से अनीस जंग पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्योंकि वह अनीस जंग के पड़ोस में जो है एक बहुत बड़ा जो है गार्बेज डंप होता है, और गार्बेज डंप में जो है साहब जो है कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढा करता था। साहब का घर जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं पर स्थित था, और हरे भरे जो है मैदानों के बीच स्थित था, खेतों के बीच स्थित था। अब उसके घर का अब जो है उसका घर उसकी मेमोरी में कहीं दूर तक नजर नहीं आता है, क्योंकि अब उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। देर और बहुत सारे तूफान है, देर और मैनी स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान होते थे जो आते थे और उसके घरों को और उसके खेतों को जो है नष्ट कर देते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसकी माँ उसको बताया करती थी। दैट्स वाई, यही कारण है कि उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया कुछ एक अच्छे जीवन की तलाश में, जहाँ की वेयर ही नाउ लिव, जहाँ की वो आके रहते हैं, यानी कि जहाँ वो रहते हैं एक अच्छे जीवन की तलाश में वो चले आए थे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। ही मटर्स, मटर मैंने बड़बड़ाना होता है, यानी कि भुनभुना करके बोला, बुदबुदा करके बोला कि मैडम मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैं ये काम किया करता हूँ। लुकिंग अवे, यानी कि दूसरी तरफ देखते हुए वह बोला, यानी दूसरी तरफ देखते हुए साहब बोला है कि मेरे जिम्मे कोई काम नहीं है, कोई कोई मेरे लिए काम नहीं है, इसलिए मैं ये सारा काम किया करता हूँ। तो कहती हैं एनिस जंग की गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लेबली, मैंने बिल्कुल जो है नम्रता के साथ दया के साथ कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, अचानक ही मुझे एहसास हुआ, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, तो तुरंत ही मुझे जो है एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि हाउ हालो, हालो मैंने खोखला, कि हाउ हालो कितनी खोखली द एडवाइस मस्ट साउंड, साउंड मैंने प्रतीत होना, यानी कि जो मेरी एडवाइस है उस वह एडवाइस कितनी खोखली है, कितनी आधारहीन है, ये बात मुझे तुरंत एहसास हुई। कहने का मतलब ये है कि साहब कहता है कि मेरे जिम में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं कूड़े कचरे में जो है चीजें ढूंढा करता हूँ। तो अनीस जंग कहती हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल चले जाओ। लेकिन ये बात बोलते ही अनीस जंग को यह एहसास हो जाता है कि जो उनकी सलाह है स्कूल जाने की वो बहुत ज्यादा खोखली है, उसमें कोई दम नहीं है, बड़ी बेकार सी प्रतीत होती है। ऐसी बात जो है अनीस जंग तुरंत जो है महसूस करती है। आगे है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब वे कोई नया स्कूल बनवा देंगे तो आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई, तो कहने का मतलब ये कि देखिए यहाँ से डबल नोट कामा बंद हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो है शुरू हो रहा है। तो ये डायलॉग जो है साहब का है। साहब कह रहा है कि कोई मेरे आस पड़ोस में स्कूल नहीं है, इसलिए मैं पढ़ने जो है नहीं जाता हूँ। यदि कोई जो है स्कूल बनवा देंगे तो मैं अवश्य जो है पढ़ने जाऊंगा। ये बात जब साहब कहता है तो अनीस जंग कहती है कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूंगी, यदि मैं एक स्कूल चालू करूंगी तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे पढ़ने के लिए। आई आस्क, मैंने पूछा, मैंने मतलब कौन, अनीस जंग। तो अनीस जंग ने पूछा कि क्या मैं एक नया स्कूल शुरू करूंगी तो तुम पढ़ने आओगे। हाफ जोकिंग, यानी कि थोड़ा सा मजाक करते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए, आई आस्क, मैंने पूछा, यानी कि अनीस जंग थोड़ा सा मजाक करते हुए पूछती है कि क्या मैं स्कूल अगर स्टार्ट करूंगा तो तुम पढ़ने आओगे। तो बोलता है, ही सेज, वह बोलता है यस, हाँ, यानी कि साहेब आलम बोला कि यस। स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी कि बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली मतलब मुंह थोड़ा ज्यादा फैला करके, तो कहने का मतलब ज्यादा मुस्कुराते हुए, यानी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बोला कि यस, हाँ अवश्य आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, अपने पास आते हुए, मैंने कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ा चला आ रहा है। दौड़ते हुए आकर क्या पूछ रहा है, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या आपका स्कूल तैयार है। ऐसा सवाल जो है आकर के साहब पूछता है, क्योंकि वो कह के आई थी ना कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे।
तो कुछ समय के बाद, अब फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद जो है वो दौड़ते दौड़ते आके पूछ रहा है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो अनीस जंग कहती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है। ऐसी बात जो है अनीस जंग समझाती हैं साहब। आगे क्या होता है? ऐसे मैंने कहा एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, यानी कि मैंने ये बात तो कह दिया कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये बात कहते हुए अनिल जंग कहते हैं कि मुझे बहुत जो है इम्ब्रेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, एक ऐसा वादा करने की वजह से दैट वाज नॉट मींट, जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि एक ऐसा वादा करके जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा वादा करके मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। आगे कहती हैं बट प्रोमिसेज लाइक माइन, लेकिन जो मेरी तरह के वादे हैं अबाउंड माने प्रचुर मात्रा में है, इन एवरी कार्नर, हर कोने में, आप हिज ब्लिक वर्ल्ड, उसके नीरस संसार में। ब्लिक मतलब होता है जिसमें रस नहीं है, उदासीन हो, नीरस हो। तो कह रही हैं अनिस जंग, लेकिन जो वादे की बात है तो वादे तो बहुत सारे हैं, जो इतने ज्यादा हैं कि इन एवरी कारण ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, उसके नीरस संसार में, यानी कि जो जीवन है साहेब आलम का या साहब जैसे अन्य लोगों के लिए, अन्य लोगों का जो जीवन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे वादे लोगों ने किया है लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। तो अनिस जंग यही कह रही हैं कि प्रोमिसेस तो बहुत हैं, अबाउंड मैंने प्रचुर मात्रा में है, इन एवरी कार्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, उसके नीरस से संसार में, उसके नीरस से जीवन में बहुत सारे वायदे हैं। आगे है कहने मतलब कि जो मैंने वादा किया था वो तो पूरा हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वादा किए हैं उसके नीरस संसार में, साहब के नीरस जीवन में, जो कभी पूरे नहीं होने वाले। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कि उसको महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसे उसका नाम पूछा। यानी कि साहिब आलम से बातचीत चल रही है, महीनों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक अनीस जंग को साहिब आलम का नाम नहीं मालूम है। तो कई महीने साथ गुजारने के बाद, उससे मिलते जुलते रहने के बाद, जब मैंने उससे नाम पूछा तो क्या बोला? साहिब आलम, यानी कि उसने नाम बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेज, वह जो है ऐलान किया, यानी कि वह घोषणा किया कि उसका नाम जो है साहिब आलम है। ठीक, साहिब आलम नाम पता चला अनीस जंग को। अब जाके आगे है कि ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि साहिब आलम का मीनिंग क्या है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। यानी कि जिसका नाम साहिब आलम है उसको अपने ही नाम का कोई मतलब नहीं पता है कि इस ना साहिब आलम का अर्थ क्या होता है, ये साहिब आलम को नहीं पता है। इफ ही न्यू इट मीनिंग, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जान जाता, क्या? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का मालिक, यूनिवर्स का मालिक होता है इसका मतलब। यदि वह इसका मतलब जान जाता तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, तो उसको जो है बहुत बहुत जो है समय लगता बिलीविंग इट, मैंने इसको विश्वास करने में। यानी कि जब वो अपने नाम का मतलब जान जाता तो उसको भरोसा ही नहीं होता कि उसके नाम का मतलब इतना अच्छा है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी, ऐसा उसका नाम का मीनिंग आ रहा था। अगर ये मीनिंग वो जान भी जाता तो उसको भरोसा नहीं होता। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यानी कि इस पर जो भरोसा ही नहीं कर पाता वो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था, नहीं जानता था कि उसका नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स, वह घूमा करता था, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में घूमा करता था। नाम के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, यह नाम नहीं जानता था, और दोस्तों के साथ गलियों में विचरण करता था, घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, यानी कि एक सेना थी जो नंगे पैर वाली सेना थी, यानी कि एक दल था लड़कों का जिसके साथ साहब रहता था, और सभी लोग जो है बेयर फुट रहते थे, यानी कि बिना जूते चप्पल के रहते थे। हु अपीयर, जो दिखते थे,
लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यानी कि सुबह की जो चिड़िया होती थी उन चिड़ियों की तरह दिखते थे, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते थे, एट नून मतलब दोपहर तक। तो कहने का मतलब कि ये बच्चे जो है एक सेना की तरह थे, किसी के पास पैरों में जूता चप्पल नहीं होते थे, सुबह में जो है चिड़ियों की तरह जो है आते थे और जो है दोपहर तक गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कि मुझे पहचानने में महीनों तक लग गया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, यानी कि महीनों तक लग गए मुझे उन लोगों को पहचानने में नाम से। तो कहने का मतलब कि अनिश जंग कह रहे हैं कि महीनों तक बिताने के बाद उन्होंने सबको पहचान लिया, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को पहचान लिया। आगे अनिश जंग कहती है कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। तो मैंने एक से पूछा कि बताओ तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो जवाब आता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ मतलब अलमारी, ताखा, या मतलब कोई ऐसी जगह, तख्ता जिस पर जो है रख दिया गया हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, यानी कि मेरी माँ नहीं देती हैं, देम मैंने उनको, मैंने चप्पल को, डाउन फ्रॉम द सेल्फ मैंने सेल्फ से, अलमारी से बाहर नहीं निकालती है, यानी कि जो जूता चप्पल रखा गया है जिस जगह पे, उस जगह से मेरी माँ जो है उतारती ही नहीं है। ही आंसर्स, वह जवाब दिया, सिंपली मतलब बिल्कुल साधारण तौर पे, यानी कि साधारण तौर पे उसने जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑल। इवन इफ शी डिड, हालांकि वह ऐसा कर देती, लेकिन ही विल थ्रो देम ऑफ, लेकिन ही मतलब वह उसे खो देगा, थ्रो देम माने फेंक देगा। तो कह रहे हैं कि वो उतार के दे भी देती, लेकिन इस बात का डर है कि चप्पल मुझसे खो जाएगा, इस वजह से मेरी माँ जो है देती नहीं। एड्स एनोदर, एक दूसरे लड़के ने कहा, हु इज वियरिंग शूज, जो जूता पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि एक पैर में दूसरे साइज का पहना होगा, एक एक पैर में दूसरे साइज का, एक मतलब कंपनी दूसरी होगी, एक कंपनी दूसरी होगी। तो कहने का मतलब ये कि ये बात जो है एक लड़का जो है बोला, जो जूता पहना हुआ था, जो जूते आपस में मैच नहीं करते थे, यानी कि वो एक पैर के नहीं थे, अलग अलग पैरों के थे। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर बातचीत किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, यानी कि वह पैरों को जो है छुपाने लगा और बोला कुछ भी नहीं। यानी सफल्स मैंने हिलाना होता है, तो पैर अपना हिलाने लगा और जो है बोला कुछ नहीं। जब पूछा कि इस तरह का जूता क्यों पहने हुए हो, कि जूता जो है मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, जूते का कलर नहीं मैच कर रहा है, जूते का जो है जिस कंपनी का जूता है, एक पैर में दूसरे कंपनी का जूता, दूसरे में दूसरे कंपनी का जूता, तो इस तरह के जूते क्यों पहने हो। तो जब ये बात अनिश जंग पूछती है तो बताता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता है। आगे है कि एक और लड़का बोलता है कि आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने बोला, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, यानी कि अपने जीवन में वो कभी भी जूते नहीं पहना हुआ था, ऐसी स्थिति थी। तो कहने का मतलब ये है कि जूते चप्पल की बात छिड़ी हुई है और पता ये चल रहा है कि जितने सारे बच्चे हैं जूता किसी के पास नहीं है। एक लड़का जूता पहना भी था तो पैरों में अलग अलग साइज के जूते पहने थे। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश के चारों तरफ भ्रमण करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा था, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पर टहलते हुए, इन सिटीज, मैंने शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पे। तो कह रहे हैं कि मैंने देश में बहुत यात्रा की है, देश में, अक्रॉस द कंट्री, देश के बाहर बहुत यात्रा की है, और मैंने बच्चों को देखा है नंगे पैर जो है चलते हुए, चाहे वो बच्चे शहर के हों या चाहे गांव के हों। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह धन के कारण नहीं है कि वो लोग चप्पल नहीं पहन रहे हैं, इसमें जो है धन की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा लेखिका कह रही है कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक माने कमी, तो ये धन की कमी के कारण नहीं है,
बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा चली आ रही है टू स्टे बेयरफुट, माने बेयरफुट रहने की, यानी कि नंगे पांव रहने की एक परंपरा सी चली आ रही है, ट्रेडिशन से चला आ रहा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक तरह का एक्सप्लेनेशन है, मतलब बात को जस्टिफाई करने का तरीका है। यानी लोग कहते हैं कि हम चप्पल इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि हमारे पास चप्पल नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि यह धन की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये तो हमारी परंपरा है कि हम बेयर फुट जो है रहते हैं, बिना चप्पलों के रहते हैं। ये एक प्रकार का जो है बहाना था, एक्सप्लेनेशन था, यानी कि एक व्याख्या थी, लोग ऐसा बोला करते थे। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि केवल यह एक बहाना है, एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक जो है निरंतर चलने वाली, परपेचुअल मतलब लगातार, जो निरंतर स्टेट में दशा है ऑफ पॉवर्टी मैंने गरीबी की, यानी कि गरीबी की जो लगातार दशा चल रही है, जो बदलने का नाम नहीं ले रही है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक प्रकार का मैं इसको एक बहाना मानती हूँ, एक्सक्यूज मानती हूँ कि ये लोग जो है बहाना कर रहे हैं इस बात को। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, अ स्टोरी ऑफ ए मैन, एक आदमी की कहानी, यूडीपी, फ्रॉम यूडीपी माने यूडीपी से था, एक आदमी था जो यूडीपी का रहने वाला था। यूडीपी एक जगह का नाम है। तो कह रहे कि मुझे एक कहानी याद है जो यूडीपी की कहानी है। वंस टोल्ड मी, एक बार मुझसे कहा था, यानी कि एक आदमी था जो यूडीपी का रहने वाला था, उसने मुझसे एक कहानी कही थी। मुझसे कहानी कही थी, मैंने किससे कहानी कही थी? अनीस जंग से, जो कि हमारे 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 जो है चैप्टर की लेखिका है। तो आई रिमेम्बर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम यूडीपी, एक आदमी था जो यूडीपी का रहने वाला था। वंस टोल्ड, मुझसे एक बार कहा था, एज अ यंग बॉय, जब वह एक युवा लड़का था, एक जो है छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एट एन ओल्ड टेम्पल। एज अ यंग बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, तो ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक छोटे से टेम्पल से होकर के, यानी कि एक छोटा सा मंदिर था, और ना उस मंदिर से गुजरते हुए जो है वो स्कूल जाया करता था। वेयर, जहां पर, हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पर उसके पिताजी पुजारी का काम किया करते थे। ही वुड स्टॉप, वह वहां रुकता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, यानी कि उस मंदिर के पास, एंड प्रे, और प्रार्थना किया करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, माने एक जोड़ी जूते के लिए। यानी कहने का मतलब ये कि वह उस टेम्पल के सामने जो है रुका करता था, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रेयर किया करता था। एक तरह का ये समाज के ऊपर जो है कटाक्ष है कि लोग भगवान से आराधना करते हैं तो मांगते हैं करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, ये गाड़ी आ जाए, वो गाड़ी आ जाए, ये खेत हमारे नाम हो जाए, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, तमाम बड़ी बड़ी जो है मनोकामना मांगते हैं। लेकिन ये विडंबना देखिए समाज की कि एक लड़का जो है इतना जो है वंचित है, इतना वंचित है कि वो ईश्वर से जब प्रार्थना करता है तो एक जोड़ी जूते का जो है डिमांड करता है, एक जोड़ी जूते मांगता है प्रार्थना में। तो ये अनीस जंग जो है समाज के ऊपर जो है कटाक्ष कर रही है। आगे कह रही हैं कि 30 years लेटर, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन में गई, यानी कि 30 साल गुजर जाने के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन में गई, एंड एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के पास गई। द और टेम्पल अलग अलग होना चाहिए, कहीं में हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने मैं उस मंदिर के पास गई, उस टाउन में, विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी कि जो अभी भी जो है थोड़ा डिसोलेशन की स्थिति में था, एकांत की स्थिति में था, अभी भी वो खंडहर की पोजीशन में था। यानी कि उस मंदिर के पास गई और वो मंदिर अभी भी जो है सही कंडीशन में नहीं था। इन द बैकयार्ड, लेकिन जो पिछला हिस्सा था मंदिर का, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, जहां एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, और वहां पर कुछ रेड और कुछ जो है व्हाइट चेयर्स जो है प्लास्टिक की पड़ी हुई थी। यानी कि बैकयार्ड में जो है रेड और जो है व्हाइट कुर्सियां पड़ी हुई थी। आगे है कि अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, यानी कि एक यंग लड़का था
जो कि एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, ड्रेस पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, यानी कि जूते मोजे पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए वहां पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना बैग जो है फेंक दिया। पेंटिंग माने हाँफते हुए, तो कहने का मतलब कि थ्रू हिज बैग, अपना बैग फेंका। ऑन अ फोल्डिंग बेड, यानी कि एक फोल्डिंग बेड पर जो है अपना बैग फेंक दिया। तो कहने का मतलब कि 30 साल के बाद जब पहुंची हैं उस मंदिर के पास, उस टाउन में अनीस जंग, तो वहां क्या देखती हैं कि मंदिर की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन बैक यार्ड में पुजारी रहते हैं, और वहां पर कुछ रेड और व्हाइट कलर की कुर्सियां जो है पड़ी हुई है। और एक यंग लड़का जो है आता है, जो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, जूते मोजे पहना है, पहुंचता है हाँफते हुए, और अपना जूता जो है, आप अपना जूता बोले, अपना जो है स्कूल बैग जो है एक बेड पर जो है फेंकता है। आगे देखते हैं। लुकिंग एट द बॉय, यानी कि लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, द प्रेयर, वह प्रार्थना, अनदर बॉय, उस अन्य लड़के की, हैड मेड टू द गॉडीज, जो वह देवी देवताओं से किया करता था। वेन ही हैड फाइनली गाट अ पेयर ऑफ शूज, लेकिन अब उसको जो है अपना जूता मिल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेयर करता था वो लड़का कोई और था, जो मंदिर के सामने जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। आज लड़का दूसरा है जो प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, स्कूल से आ रहा है। तो स्कूल से आ रहा है तो इसके पास जो है बैग है, सॉक्स है, शूज है, सब कुछ है। तो जो अनीस जंग बता रही हैं कि जो कहानी वो यूडीपी में उस आदमी से सुना था, कहानी सुनी थी अनीस जंग, आज देखती हैं कि एक लड़का है और वो जो है जूते मोजे पहना हुआ है। तो कहने का मतलब कि फाइनली किसी लड़के को तो जूता मोजा मिला, ऐसा जो है अनीस जंग कहती हैं। फिर कहती हैं, लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, ऐसा है। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। ये किसी का डायलॉग है, किसका डायलॉग है? कहने का मतलब कि जूते चप्पल आ गए हैं और लेट मी नेवर लूज देम, मतलब मुझे इसे खोने मत दो। तो कहने का मतलब ये है, फाइनली जूते आ गए हैं और उसको खोने नहीं देगा। ठीक है। द गॉडीज, जो देवी देवता है, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी कि उसकी प्रार्थना सुन लिए थे। यानी कि वो प्रार्थना किया करता था कि हे ईश्वर, मुझे जूते दिला दो, मैं इसे कभी खोऊंगा नहीं। और आज अनीस जंग देख रही हैं कि लड़का जो है ऐसा जूता पहना हुआ है और अपना बैग जो है एक फोल्डिंग बेड पर फेंक रहा है। तो अनीस जंग करिए कि चलो फाइनली किसी को तो अपने जूते मिले, किसी को तो अपने जूते और सॉक्स मिले हैं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज, तो जो यंग बॉयज हैं, जो छोटे लड़के हैं, लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, जो प्रीस्ट के लड़के हैं, नाउ मैंने अब, और शूज, अब जूते पहनते थे। यानी कि अब समय चेंज हो गया था और जो पृष्ठ के लड़के थे अब उनके पास जूते थे। यानी कि जो वो पृष्ठ था जिसका लड़का जूते के लिए प्रेयर करता था वो कोई और था, और आज जो पृष्ठ है और जिसके लड़के के पास जूते हैं वो लड़का कोई और है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लड़का प्रेयर करता था जूते के लिए वो कोई और है, और जो जूता इस समय पहना है वो लड़का कोई और है। तो एनिस जंग बता रहे हैं कि पहले के जो पृष्ठ थे, पुजारी थे, उनके लड़कों को जूते चप्पल नसीब नहीं होते थे, लेकिन आज के जो पृष्ठ हैं, सन ऑफ द पृष्ठ, जो आज के पुजारी हैं, अब उनके बच्चे जो है जूते पहनते थे। बट मेनी अदर्स, लेकिन अन्य बहुत सारे लोग हैं, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मैंने कूड़ा बीनने वाले लोग, कूड़ा से जो है कूड़ेदान से जो है जो चप्पल जूते वगैरह इकट्ठा करते हैं उनकी बात कर रहा है, रैग पिकर्स। तो अभी भी बहुत सारे कूड़ेदान रैग पिकर्स हैं जो कूड़ेदानों में चीजें जो ढूंढा करते थे। इन माई नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, अभी भी बिना जूते चप्पल के हैं। तो अनीस जंग उस जो है पृष्ठ के लड़के को देखती है, उस पुजारी के लड़कों को देखती है और कहती है कि चलिए आज पृष्ठ के लड़कों के पास जो है जूते चप्पल हैं, लेकिन बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि कूड़ा बीनने वाले लड़के जो कि उनके पड़ोस में रहते थे, अभी भी शूजलेस थे, अभी भी उन लोगों के पास जूते नहीं थे। आगे कि माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू द सीमापुरी, यानी कि अक्वेंटेंस मैंने परिचय, यानी कि जो मेरा परिचय है इन नंगे पैर वाले रैग पिकर से, कूड़ा बीनने वाले बच्चों से,
लीड्स मी टू सीमापुरी, यानी कि ये लोग इनके जो है परिचय के माध्यम से मैं सीमापुरी पहुंची। ये सीमापुरी उस जगह का नाम है जहां पर ये कूड़े बीनने वाले लोग रहते थे। तो कहने का मतलब ये कि ये इन लोगों से परिचय होने के बाद सीमापुरी जाने का मौका जो है अनीस जंग को मिलता है। अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी, जो कि पास में ही था। आप दिल्ली मैंने दिल्ली के एट, फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी इससे बहुत ज्यादा दूर था। यानी कि दिल्ली के पेरीफेरी में ही था, यानी कि दिल्ली के पड़ोस में ही था, लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत माइल्स अवे, मीलों दूर था। मेटाफोरिकली मैंने लाक्षणिक रूप से मैंने देखा जाए अगर कायदे से, तो कहा तो जाएगा कि यह दिल्ली के बहुत नजदीक था, लेकिन एक तरफ दिल्ली जो है विकसित है और दूसरी तरफ जो है ये इलाका जो बिल्कुल पिछड़ा है, रैक पिकस कूड़ा बीनने वाले लोग जो है अस्तित्व में है। तो यही कह रहे हैं कि एक तो दिल्ली के नजदीक है, लेकिन अगर लाक्षणिक रूप से देखा जाए तो ये दिल्ली से मीलों दूर था। विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत दूर था, साफ सफाई के क्षेत्र में आदि आदि। तो दोज हु लिव हियर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, यानी कि लगभग स्क्वेटर हैं, मतलब बिना बेघर लोग हैं। इन लोग के पास कोई घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, इनके पास कोई अपना अस्थायी निवास नहीं है, स्क्वेटर हैं ये लोग। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे। यानी कि ये वो लोग थे जो यहाँ रह रहे हैं, यानी कि सीमापुरी में जो रहने वाले लोग हैं वो बेसिकली जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं। और बैक इन 1971 और 1971 से पहले आ गए हैं। साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली उन्हीं लोगों में से एक थी। यानी कि जो साहेब का परिवार था वो भी जो है बांग्लादेश से ही आया था। आपको कहानी के शुरू में ही बताया गया है कि उनके खेत जो है ढाका में स्थित थे, जो तूफान आने की वजह से नष्ट हो जाया करते थे। उनके घर हरे भरे मैदानों में थे, वो भी तूफानों में नष्ट हो जाते थे। और एक बेहतर जीवन की तलाश में वो लोग जो है सीमापुरी में आ गए थे, जो दिल्ली के नजदीक थी। तो साहेब का परिवार भी इन्हीं बांग्लादेशियों में से एक था। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, यानी कि सीमापुरी उस समय खंडहर था। इट स्टिल इज, यह आज भी है। माने सीमापुरी उस समय भी खंडहर था और आज भी खंडहर है, कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं, मतलब पहले खाली था, खंडहर था, लेकिन अब ये खाली नहीं है। क्यों? तो चलिए खाली क्यों नहीं है ये जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। इसको जो है किताब लेकर के आप रिवाइज कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।